Good noon, everyone. This is Suvid Shah. I'm Indian Trade Service Officer 2008 batch, and I'm right now working as a Joint Director General Foreign Trade in Office of Ludhiana. I'm looking after entire Punjab, my Himachal Pradesh, Jammu Kashmir and Ladakh, and Chandigarh. Earlier, I had worked in Delhi as well as Mumbai DGFT office. Then I was head of Rajkot Gujarat office, then Vadodara office, then Surat office. Almost I covered entire western part and northern part right now. So with my experience and knowledge, whatever the knowledge I had, I will share with you. I start my presentation in mixing of Hindi and English both, so my all participant can understand the basic things of this presentation to spread the knowledge of export and encouraging you to start your export. Okay, man, right now I'm starting my presentation. Just presenting you the sharing rights, sir. Just a minute, man. ये प्रेजेंटेशन थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, जैसे अपने माननीय और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के बारे में बात की है, जैसे कि आत्मनिर्भर आप जानते हैं. आई विल शेयर सम माय आइडियाज रिलेटेड टू इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन. हाउ कैन वी इंक्रीज आवर प्रोडक्शन एंड हाउ कैन वी एस्टैब्लिश आवरसेल्फ इन द मार्केट. तो पहला पार्ट इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए है. सेकंड पार्ट में जाऊंगा तो इंडियन एक्सपोर्ट्स के फिगर्स के बारे में जाऊंगा. थर्ड पार्ट में मैं जो मेरे एकदम नए एक्सपोर्टर हैं, नए बिजनेसमैन हैं, मेरे स्टूडेंट्स वगैरह हैं, हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट, जिसको एक्सपोर्ट के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं, उस पर जाऊँगा. एंड फोर्थ पार्ट में मैं DGFT ने रिसेंट में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करती है, तो व्हाट आर द रेसेंट मेजर्स इन कोरोना, उसके बारे में जाऊँगा. मेरे पास अराउंड 45 मिनट्स है, तो उसमें ही मैं पूरा करूँगा. अब दूसरे स्पीकर्स को जान पाए, समझ पाए, तो मैं सीधा डेटा पे जाऊँगा और एकदम फैक्चुअल चीज़ें बताऊँगा जिसको आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रह जाए. क्वेश्चन आंसर जैसे आपको ठीक लगता है प्रेजेंटेशन के बाद में सारे क्वेश्चन आंसर 10-15 मिनट्स में पूरा करना चाहूँगा. फर्स्ट टू थैंक माई CII टीम जो लगातार फॉलोअप करके हमारे जैसे ऑफिसर्स को बुलाती है और ट्रेड एक्सपर्ट्स को बुलाती है, और इनके प्रयत्नों के हिसाब से दैट इज़ वंडरफुल ड्राइव फ्रॉम कोरोना पीरियड में वेब सेमिनार वगैरह बहुत ही अच्छा है, जिससे आपको घर बैठे और आपकी ऑफिस पर बैठे सीधी जानकारी मिल सके. एंड माय नेक्स्ट पार्ट इज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन. मैं एक महीने की बात करूंगा, जैसे डेटा पड़ा ना लगे. दैट इज फर्स्ट जनवरी 20, जो अपना अभी जनवरी गया है, लगभग इंडिया का इम्पोर्ट 2,93,000 करोड़ है. ऑलमोस्ट मान ली 3 लाख करोड़ हम हर महीने मर्केंडाइज कोई ना कोई प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं. जो इंपोर्ट करते हैं हम, ये प्रोडक्ट्स अलग अलग है, खास करके आपको सबको जानकारी है कि सबसे ज़्यादा हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बाद हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, इसकी मैं डिटेल में जानकारी दूंगा. इंडिया खाली हर महीने एवरी मंथ इन जनवरी 20 अराउंड 43,000 करोड़ का इंपोर्ट चाइना से करती है. 43,000 करोड़ का इंपोर्ट चाइना से करती है. तो इट कंसिडर अराउंड 14% ऑफ इंपोर्ट्स. बट ऑब्वियसली हम चाइना से पेट्रोलियम वगैरह नहीं करते हैं. ज़्यादातर कौन कौन सी चीज़ करते हैं अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आऊँगा. हमारा 43,000 करोड़ एवरी मंथ चाइना यहाँ से जाता है फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स इंपोर्ट के लिए. और जो हमारा मेन प्रोडक्ट्स है, मेन प्रोडक्ट जो इंपोर्ट करते हैं, चैप्टर 85, आजकल HS कोड को सब जानने लगे आफ्टर GST. इन चैप्टर 85 वी आर इंपोर्टिंग अराउंड 30,000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. अभी रिसेंटली 3-4 मंथ में आपने DGFT डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का डिफरेंट नोटिफिकेशंस पढ़े हैं, जानते हैं आप, ठीक है. तो हमने लगातार ये फिनिश चाइनीज इंपोर्ट पे, फिनिश चीप मटेरियल्स हम फॉरेन से इंपोर्ट करके धीरे धीरे उस पर रिस्ट्रिक्शंस और बैन लगाना चालू किया है. वेल अंडरस्टैंड कि हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस को बैन लगाया है, प्लस अभी रिसेंटली टीवी पे बैन लगाया है वगैरह, क्योंकि हम नहीं चाहते कि फिनिश प्रोडक्ट हमारे देश में एकदम बाहर आए, जो 85 चैप्टर के अंदर आती है. तो अभी जिसको बिजनेस करना है, जिसको आगे बढ़ना है, तो बेस्ट मार्केट इज सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स वाला मार्केट है. एम्पल अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है, एम्पल अपॉर्चुनिटी. ऐसा है नहीं, आप वॉशिंग मशीन यूज़ करते हो उसमें भी चिप्स चलती है, एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होता है जो लाइट्स का, उसमें भी चिप चलती है. और चाइना ने पिछले 20 ईयर्स में सबसे ज़्यादा इनोवेशन R&D किया है. इस ज़माने में जो भी चीज़ हमको 100 रुपये में मिलती थी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के आधार पर, वो अभी घट के 1 रुपया चाइना ने ला दिया 20 ईयर्स में.
अभी हमारे लिए जो हमने धीरे धीरे इम्पोर्ट बैन और इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्ट करना चालू किया, द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी कम इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो आप अपना नोएडा उसका एक एग्जाम्पल है, मैं आगे जाऊँगा, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज शेयर करने के लिए टाइम कम है। तो नोएडा ने एक बहुत बड़ी क्रांति की दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जिसमें हम वन ऑफ वी आर द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ मोबाइल सेट्स हैंडसेट के मैन्युफैक्चर हो गए। अगर इंडिया का जो हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स इंपोर्ट करते हैं उसमें जानकर अराउंड 11,700 करोड़ मीन 40% जो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, ठीक है, तो वो हम इंपोर्ट करते हैं। आगे मैं जाऊंगा इंडियन इंपोर्ट्स 84 चैप्टर, ये मेन चैप्टर है। 84 चैप्टर यानी मशीनरी का चैप्टर, अराउंड हम 26,000 करोड़ की मशीनरी इंपोर्ट करते हैं। मैं थोड़ा डेटा शेयर करना चाहूँगा। जो भी देश मशीनरी अच्छी बनाता है, जो देश मशीनरी एक्सपोर्ट करता है, वही वर्ल्ड में इकोनॉमी में राज करता है। एक ज़माने में इंग्लैंड ने लंबे समय तक राज किया था, फिर यूएस ने किया, जापान ने किया, जर्मनी ने किया, अब चाइना। चाइना सस्ती मशीनरी से आप जाएंगे, एम्ब्रॉयडरी मशीन जो टेक्सटाइल के होते हैं, के एग्रो के शॉर्टेक्स मशीन्स होते हैं, टाइल्स के हाई एंड मशीन्स होते हैं, सारे मशीन्स चाइना बनाता है। आप रोड मशीनरी, रोड की कंस्ट्रक्शन मशीनरीज देखिए, चाइना से आती हैं। आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कम्युनिकेशंस वाला है, जो अपने नेट मोबाइल्स वगैरह से बात करते हैं, वही कंपनी सारा मशीन्स बनाती है। जबकि हम मशीन में बहुत पीछे हैं। हैंड मशीन जर्मनी बनाती, यूएस बनाती, इटली बनाती है, ये सारे कंपनी हैंड मशीन्स बनाती हैं, मगर हम मशीनरी में काफ़ी पीछे हैं। जो मैं एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा, जो एक राजकोट की कंपनी ने पिछले 3-4 महीने से पहले मास्क बनाने की मशीन्स इनोवेट करके अपने बना ली। तो आपको अगर हम कॉपी करने में इंडिया काफ़ी माहिर होता है, तो आप भी कॉपी कीजिए, आप भी समझिए ना, मशीन्स चाइना के देखिए, खोलिए और R&D कीजिए, रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए। मशीन में आज हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट खुल रहा है। अभी तक इंडिया ने, क्योंकि मशीन एक बेस होता है कोई भी इंडस्ट्री का, अभी तक इंडिया ने ना मशीन्स पे, चाइनीज इंपोर्ट्स पे ना रिस्ट्रिक्शन लगाया है, ना अभी कोई हमारे वाला है। और हर महीने जो मेरे आप स्क्रीन के सामने डेटा देख सकते हैं, 9300 करोड़, अराउंड 10,000 करोड़ का मशीन्स हम चाइना से हर महीने इंपोर्ट करते हैं। मेरे पास टाइम कम है, तो मैंने दो आपको सेक्टर बताए जो सीधे फोकस्ड सेक्टर है, जिसमें आप काम कर सकते हैं। अपने पास दुनिया के सबसे हाईएस्ट इंजीनियर्स हैं, दुनिया का सबसे हाईएस्ट नॉलेज पूल है, मेरे पास IIT है, रेंज ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से थाउजेंड्स में है। हमारे इंजीनियर हैं, हमारे पास लैंड है, हमारे पास कैपिटल है, सबको कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है। फिर भी हम मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में प्रोडक्शन में, उसका एक्सपोर्ट करने में काफ़ी पीछे है। अभी इंडिया का डेटा मैं शेयर करूंगा तो आपको पता चलेगा कि ओवरऑल इकोनॉमी का डेटा क्या है। तो नेक्स्ट जो मेरा पोर्शन आएगा उसमें मैं बता रहा हूँ कि एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया कैसे हो सकता है। जो डेटा मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, 2014-15 से 1890 ये जो ईयर्स है, 5 ईयर्स, वो स्टेबल ईयर्स वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा तेजी नहीं थी, मंदी थोड़ी बहुत थी। और जो हमारा जो कोरोना पीरियड है उसके बाद आया, तो उसका एवरेज लेके मैं स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्क्यूड डेटा है, ऑलमोस्ट इंडिया का आप देखेंगे जितना एक्सपोर्ट है, ठीक है, 29 लाख करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट है, 18 जो एवरेज में तीनों उसमें। तो 24% के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, उसमें सर्विस एक्सपोर्ट काउंट नहीं हुआ है। तो फर्स्ट रैंक गोज टू महाराष्ट्र, अराउंड 24% महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट होता है। सेकंड नंबर इज गुजरात, अराउंड 20% एक्सपोर्ट होता है। थर्ड इज तमिलनाडु, फोर्थ इज अनस्पेसिफाइड में कोई भी मार्केट से एक्सपोर्ट हुआ है, फिफ्थ इज कर्नाटका, और आंध्रा और उत्तर प्रदेश वगैरह 6-7 नंबर पे आ रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 40 to 50% एक्सपोर्ट इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पहले 3 स्टेट के आसपास ही घूम रहा है, पहले 3 स्टेट, बट ऑब्वियसली उनके पास काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इसके कारण से हो सकता है। मगर हम नहीं चाहते मेरा स्क्यूड डेटा ना रहे। हाँ, उत्तर प्रदेश भी आगे रहे, दिल्ली भी आगे रहे, हरियाणा भी आगे रहे इसमें, बट ऑब्वियस वो वाला डेटा नहीं है सर्विस एक्सपोर्ट वाला। मगर जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है, तो वही मेरा हिंटरलैंड है, जो समुद्र से दूर वाला है, जैसे उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, मेरा जम्मू कश्मीर वगैरह है, वहाँ से एक्सपोर्ट बढ़े, प्लस एंटरप्रेन्योर स्किल्स बढ़े, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इस पर ध्यान है। मैं पूरे स्टेट का आपको बता रहा हूँ कि कैसा है। अपने जो मेरे ज़्यादा व्यूअर है, ऑलमोस्ट सारे इंडिया को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ज़्यादातर स्टेट्स, मोर देन मिस अराउंड 20 स्टेट्स ऑलमोस्ट 2% और आसपास ही एक्सपोर्ट का फिगर रखते हैं। पंजाब मेरा 2% में, जहाँ मैं अभी फ़िलहाल मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। मध्य प्रदेश 2%,
मध्य प्रदेश के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश इज परफॉर्मिंग एक्सलेंट विद इन 5-10 ईयर्स, क्योंकि उन्होंने पूरा फोकस एग्रीकल्चर में शिफ्ट कर लिया है। आज वीट ले लीजिए आप, राइस ले लीजिए, सोयाबीन ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, कोई भी एग्रो प्रोडक्ट्स में देखेंगे मध्य प्रदेश एब्डुडेंट लैंड है। नर्मदा का जो उन्होंने मैनेजमेंट किया है, नर्मदा को रिवर के पानी का, उसके हिसाब से पानी की अच्छी खासी उनके पास अवेबिलिटी है। इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी हद तक अच्छी है रिलेटिवली अदर स्टेट्स। बेहतरीन परफॉर्मेंस पिछले 10 साल में एग्रो में हुआ ही है। जो मध्य प्रदेश और इंदौर को जानने वाले हैं वो मेरी बात से ज़्यादातर वो वाला हो गए। तेलंगाना मेरा है, अभी पहला आंध्रा तेलंगाना एक था, तो उनका डेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। नाउ मेन फोकस इन तेलंगाना इज हैदराबाद बिकॉज इट इज ड्रग कैपिटल ऑफ इंडिया, सॉफ्टवेयर कैपिटल ऑफ इंडिया। आंध्रा में फिश वगैरह ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, प्लस आंध्रा इज़ नोन फॉर देयर एंटरप्रेन्योरशिप्स। आंध्रा हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना जाता है। बाकी जो मेरे इंटरलैंड्स है, जैसे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हिमाचल आता है, उनका एक्सपोर्ट काफ़ी कम है। मैं एक्सपोर्ट करना चाहूँगा तो प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम है डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान, जो हर डिस्ट्रिक्ट को हम एक्सपोर्ट बनाना चाहते हैं। हम बहुत ही ज़्यादा उस पर काम कर रहे हैं। पौंडीचेरी, आसाम आप देखिए ऑलमोस्ट नील बराबर एक्सपोर्ट है, 000 टाइप का एक्सपोर्ट है। तो जो भी मेरी वीक लिंक है उसको हम स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे तो इंडिया का एक्सपोर्ट है। अभी मैंने थोड़े स्टेट्स, जो पहले 3-4 स्टेट्स है, बड़े स्टेट्स है, उसका डेटा शेयर करके हम जानेंगे हम कहाँ स्टैंड करते हैं, उसके बारे में बताऊँगा। तो फर्स्ट मैंने महाराष्ट्र पकड़ा है, बट ऑब्वियस उनका शेयर एक्सपोर्ट में 24% है। इंडिया का ट्रेड स्ट्रक्चर जानिए, एक्सपोर्ट का स्ट्रक्चर जानिए तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। महाराष्ट्र का पहला 20 प्रोडक्ट्स मैंने उसमें आपको किया है। सबसे नंबर 1 डायमंड्स आता है, बट मुंबई द कैपिटल ऑफ डायमंड्स। हम रफ डायमंड इंपोर्ट करते हैं, सामने पॉलिश डायमंड मुंबई से ही करते हैं, बट ऑब्वियस उसका बैकबोन सूरत है, जहाँ मैं अभी थोड़े टाइम पहले ही एज ए हेड जॉब करके आया हूँ। बट द ट्रेडिंग सेंटर इज़ मुंबई एटलीस्ट, क्योंकि सूरत से सारे हीरे मुंबई जाते हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। बट ऑब्वियस इट इज़ मुंबई। Gems Jewelry, that is the biggest we are exporter from महाराष्ट्र। मेडिकेमेंट्स हैं, उसके बाद आप वेसल्स वगैरह में आपको थोड़ी बोवाइन है, कट्स बोनलाइस इन द सेंस हमारा फिश प्रोडक्ट्स हैं, मीट प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा चलता है, मोटरसाइकिल्स। महाराष्ट्र का पुणे रीजन वगैरह दिस इज हब ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। पेट्रोलियम ऑयल्स। आप थोड़ा स्क्रीन पे मेरे साथ, आपके मेरे काम तो 1-2 मिनट में पूरा करना है, आपको पूरा देखना है। मोटर व्हीकल्स है, वैक्सीन्स हैं वगैरह, ऑटोमोबाइल्स। आप देखेंगे महाराष्ट्र नंबर 1 है, हैविंग मुंबई एज अ कैपिटल हब ऑफ इंडिया, कैपिटल तो ये बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया, उसमें ये सारे पार्ट्स वगैरह हैं। तो अपना देखिएगा अपना ट्रेडिंग बास्केट, एक्सपोर्ट बास्केट कैसा है। सेकंड में मैं गुजरात में आऊँगा, इट रैंक्स अराउंड सेकंड इन इंडिया, अराउंड कंसिडर अराउंड 20% ऑफ एक्सपोर्ट्स। बट ऑब्वियस गुजरात में नंबर 1 पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्री आप जानते हैं इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वो। उसको रेंज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स हैं वगैरह वो बेचता है। उसकी जामनगर रिफाइनरी है, वडोदरा में उसका इस्टेब्लिशमेंट है, सूरत में है, दहेज में हजीरा वगैरह में आप जानते हैं उनका है। Second, Gems Jewelry, but obvious Surat is a diamond capital of India and almost it is world capital also. फिर कॉपर का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स है, क्योंकि हिंदुस्तान ये हमारी बिरला ग्रुप की कंपनी लोकेटेड है, काफ़ी उनका एक्सपोर्ट्स हैं। गुजरात इज ऑल्सो कैपिटल ऑफ कॉटन ग्रोइंग स्टेट इन द सेंस। अभी जो बीटी कॉटन आया था, आपने जानते हैं कि बीटी का जो एक क्रांति चली, रेवोल्यूशन इंडिया में आफ्टर 2005 चला, उसमें बीटी कॉटन में सौराष्ट्र रीजन जो मेरे में थोड़ा आई एम सो मच डिस्टेंट पर्सन के मैं सौराष्ट्र रीजन को भी लंबा समय तक देखा है। अराउंड 52 कॉटन मिल्स वहाँ पे जो स्पिनिंग मिल्स वगैरह कॉटन में लगभग क्रांति होगी। कैस्टर ऑयल दैट इज़ अनदर एक्टो प्रोडक्ट जो आजकल बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज़ होने लगा है, मेडिकल में यूज़ होने लगा है, और ऑलमोस्ट वर्ल्ड में मोनोपोली गुजरात रखता है कैस्टर ऑयल में। पॉरी प्रॉब्लम बट ऑब्वियसली जो आप पूरी दुनिया का प्लास्टिक का जो बेस है वो पीपी है, HDPE, LDPE है। तो प्लास्टिक को जानते हैं वो मेरे साथ ये नॉलेज को शेयर करना चाहेंगे। तो रिलायंस बट ऑब्वियस रिलायंस वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर। बाकी सूरत बेस काफ़ी और भी कंपनी है जो पीपी बहुत ही बड़े लेवल पे बनाती हैं। फिर आप उसमें ऑटोमोबाइल भी गुजरात में देखेंगे 15 नंबर पे आता है, क्योंकि मारुति के बड़े प्लांट्स हैं, टाटा का हैं,
फूड का वगैरह है वो वाला देखेंगे। थोड़ा एक इसमें एक अच्छी बात यह है कि ये ट्रेडिंग बास्केट जो गुजरात का वैरायटी वाला है, अब उसमें प्लास्टिक भी देखते हैं, ड्रग भी देखते हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स भी देखते हैं, वगैरह वगैरह देखते हैं। तीसरा मेरा सबसे बड़ा स्टेट अपने इंडिया का उत्तर प्रदेश में जाऊंगा। उत्तर प्रदेश का बारे में जाऊंगा और आप उसको चेक करना चाहेंगे। इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है और उत्तर प्रदेश का महत्व पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा है। अगर इंडिया को प्रॉस्पर होना है तो उत्तर प्रदेश के बिना काम नहीं होना है। उसका ट्रेड बास्केट हम जाने कि उन्होंने कितना एक्सपोर्ट कैसे किया है। सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट मीट वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, जो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। सेकंड नंबर का है जो ऑलमोस्ट रेवोल्यूशन क्रिएट्स विद इन 5 years, that is Noida and along areas, that is a manufacturer. We are good manufacturer of mobile phones and mobile handset and telephone networks. तो उसमें अराउंड 7% जो यूपी का टोटल एक्सपोर्ट है उसमें वो करता है। नोएडा इज द रीजन ऑफ मोबाइल्स, और आगे भी हम लगेंगे कि ऑलमोस्ट इट इज़ कैपिटल ऑफ मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूसर और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए वो हमेशा रहेगा। तो जो यूपी का जो आगे वाला सिल्वर साइनिंग है वो मैं मानता हूँ मोबाइल और इंस्ट्रूमेंट्स है। नोएडा के आजू बाजू जो एरिया बना है वो मेरा सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला एरिया है, वो आगे जाके तो वो भी करेगा। ठीक है, तो बाकी जो ज़्यादातर यूपी से प्रोडक्ट है नेग्लिजिबल टाइप की है तो मैं इसमें नहीं जाऊँगा। छोटा मोटा पेट्रोलियम भी एक्सपोर्ट होता है, ब्रास प्रोडक्ट भी होती है जो मुरादाबाद वगैरह है। ठीक है, ये भी है, मगर बहुत ही ज़्यादा मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है वहाँ से। मैं चाहूँगा कि ये मेरा स्टेट और ये वहाँ पे रीजन जैसे बनारस सिल्क वगैरह एक अच्छा परफॉर्म करे। उसके लिए लगातार हम सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ट्राई कर रहे हैं कैसे इम्प्रूव हो जाए। नेक्स्ट में मैं जाऊँगा Sir, sorry to interrupt you. जी। Can you use headphones? Your voice is echoing. ठीक है, मैं थोड़ा सेटिंग भी चेंज कर पाता हूँ तो आपको और वॉइस बराबर आए। शायद अब थोड़ा क्लियर आना चालू हुआ होगा। Yes, sir. राजेश जी को बुलाओ। अभी और थोड़ा क्लियर आना चालू हुआ मैम? Yes, sir. ओके, ये मैंने वो अपने डेस्कटॉप पे थोड़ा चेंज कर लिया है। अभी मैं मेरा जो अभी स्टेट है, होम स्टेट जहाँ पे मैं सर्विस करता हूँ, पंजाब के बारे में बात करना चाहूँगा। पंजाब में आप जानते ही हैं कल बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है, उसमें राइस हम नंबर 1 एक्सपोर्ट करते हैं। पंजाब आप जानते हैं बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट वगैरह है। अपने देश की आपूर्ति मिस पंजाब फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ राइस ऑल ओवर इंडिया, प्लस they have surplus and they are exporting. That is very good news for my agricultural people, means my farmers and my exporters also. Second, पंजाब is the hub of आप जानते हैं एक अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ हैं, कॉटन्स वगैरह, तो टॉयलेट किचन लिनन वगैरह जो हम टॉवल्स वगैरह यूज़ करते हैं, इंडिया की बेहतरीन कंपनीज यहाँ जैसे ट्राइडेंट हैं, आप जानते हैं वेल्सपन जो गुजरात में लोग, बस ये टाइप का है। हमारा भटिंडा रीजन जो है सेमी एरिड रीजन एक बार माना जाता था, मगर बेस्ट कॉटन आज प्रोड्यूस करता है। बीटी कॉटन वगैरह प्रोड्यूस करता है, सेंटर 6 वगैरह प्रोड्यूस करता है। तो कॉटन वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन यार्न्स फ्रॉम पंजाब ऑल्सो। पंजाब इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट पोल्ट्री एंड मीट ऑल्सो। आप लुधियाना मेरा रीजन जानते हैं, वो रीजन इट इज़ फेमस फॉर हॉशियरी टाइप ऑफ मिस जो इसमें टी शर्ट्स वगैरह, अंडर गारमेंट, स्पोर्ट्स बूट्स वगैरह होता है, उसमें भी है। आप पंजाब मेरा हब फॉर इसका है हेडफोन माइक। पंजाब इज द हब ऑफ ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो एंड ऑटो पार्ट्स ऑल्सो, तो वो भी मेरा यहाँ से अच्छा खासा एक्सपोर्ट्स वगैरह है। मगर मेरा पंजाब का टोटल एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट कंसिडर ओनली 2% इन इंडियन एक्सपोर्ट। तो मैं चाहूँगा कि पंजाब का एक्सपोर्ट 2% के बढ़ के एटलीस्ट 4% हुए ये आने वाले 2-3 साल में। मैं आपको ये ऑलमोस्ट इंडिया का बड़े बड़े स्टेट्स और इंडिया का मैंने एक्सपोर्ट्स वगैरह दिखाया। आप एक चीज़ नोट कीजिए, इसमें हमने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का कहीं सिनारियो नहीं है। आप डायमंड ले लीजिए तो उसमें वैल्यू एडिशन एवरेज 1% से 3% होता है। आप एग्रो प्रोडक्ट्स ले लीजिए, उसमें भी हम काफ़ी लो रेंज पे कवर करते हैं। कॉटन यार्न ले लीजिए, उसमें भी वैल्यू एडिशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। जबकि चाइना को देखेंगे, बड़े डेवलप कंट्रीज़ को देखेंगे, उनका वैल्यू एडिशन काफ़ी होता है। मैंने ड्रग्स आइटम में देखा है, जबकि हम वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग आइटम द वर्ल्ड है, अराउंड 500% वैल्यू एडिशन होता है।
इस 100 रुपये के आइटम आप 5,000 रुपये में भी बेच सकते हैं, मगर इंडिया का ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट बास्केट तो वैल्यू एडेड नहीं है। हम चाहेंगे और फिनिश्ड और R&D वाली चीज़ें और अच्छी चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, इसमें मेरे एक्सपोर्टर को, मेरे मैन्युफैक्चर को, मेरे ट्रेडर को अच्छा प्रॉफिट मिले, हम अच्छी तरह से बाकी के मार्केट्स कवर कर पाए। हमारा ट्रेड बास्केट भी ऐसा है, ज़्यादातर हमारा एक्सपोर्टर फोकस्ड इन USA, यूरोप, चाइना वगैरह और 5 जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है उसमें ही कंसंट्रेट है। मगर आप चाइना को देखेंगे, अराउंड 200 डिफरेंट इकोनॉमी में वो बहुत ही अच्छी तरह से एक्सपोर्ट करता है, चाहे जाम्बिया हो तो चाहे इजिप्ट हो, आप दुनिया को कोई भी कंट्री देख लीजिएगा, फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर वर्ल्ड में चाइना ही होता है। हमारा पहले 10 में भी नाम नहीं आता है मेजोरिटी ऑफ कंट्री में, और मैं चाहूँगा कि हम ट्रेड मार्केट बढ़ाए, अपना कंट्री वगैरह बढ़ाए, वही है। अभी ये जो मैंने पूरा आपको बताया वो मिडिल लेवल के एक्सपोर्टर के लिए है, ऑलमोस्ट दोज आर इन द बिजनेस अराउंड 2-3 एंड मोर ईयर्स। अभी मैं, क्योंकि मैंने पूरा डिज़ाइन ऐसे किया है कि थोड़ा एक्सपोर्ट के बारे में समझिए। अब मैं जो 10 मिनट आपकी लेना चाहूँगा न्यू एक्सपोर्टर के बारे में, जिसको एक्सपोर्ट नाम ही नहीं पता है, मेरे न्यू कमर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो रीजनल ट्रेड करते हैं मगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते, उनके लिए तो मैं 10 मिनट उनके लिए देना चाहूँगा, तो वो समझे कि हम कैसे एक्सपोर्ट में आगे बढ़ सकते हैं। अब तो थोड़ा इंडिया का 2 मिनट के लिए जाने, अभी तो और ज़्यादा होगा। प्री-91 जो एरा है, ज़्यादातर मेरे जो लिसनर्स वगैरह वो 91 के बाद की प्रोडक्ट्स होगी मेरे ख्याल से। प्री-91 हमारी इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी थी। एम्बेसडर कार आप जानते हैं, तो फियाट कार जानते हैं, हर चीज़ गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती थी, घड़ी से लेके, मशीन से लेके, रेलवे से लेके, रोड से लेके, हॉस्पिटल, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ज़्यादातर पेट्रोलियम से लेके सारी चीज़ गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती थी। 91 में हमने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया, उसको ऑलमोस्ट इकोनॉमिक फ्रीडम बोल सकते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब सारी चीज़ आपके दिमाग में जो भी चीज़ आती है, आपके दिमाग में जो भी चीज़ आती है, आप फ्रीली उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं विदाउट एनी गवर्नमेंट लाइसेंस। ज़्यादा बहुत ही कम चीज़ होती है जिसमें गवर्नमेंट लाइसेंस वगैरह का ज़रूरत पड़ेगा। आपको मोबाइल फ़ोन समझ आता है, आपको लाइट समझ आती है, आपको फ़ोटो फ्रेम समझ आती है, आपको राइस समझ में आता है, आपको एग्रो प्रोडक्ट्स कोई भी ड्रग समझ में आता है, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशंस होते हैं वो पूरे करवा के आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। आप कहीं पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं आगे आ जाऊँगा। पोस्ट 2017 आपको और एक बहुत बड़ा रिफॉर्म पता है जिसका नाम वन नेशन वन टैक्स है, ठीक है, जिसको हम GST के नारे बारे में जानते हैं। अब आप कहीं से भी, पंजाब में, मेरे पंजाब में भी प्रोड्यूस कर लीजिए, मणिपुर में भी कर लीजिए, आपको एक सिंगल टैक्स ब्रैकेट के अंदर आना है। उसका 2-4 ही है, ज़्यादातर प्रोडक्ट जो आप सोचते हैं वो 12% से 18% के अंदर होती हैं। लग्जरीज गुड 28 वाला है, बाकी सारी प्रोडक्ट्स हैं। आपको बहुत टैक्सेशन के बारे में एक बहुत बड़ी लंबी किताब और समझने की ज़रूरत थी, आपको ही मेरे नए एक्सपोर्टर को कुछ नहीं समझने की ज़रूरत है। अभी मैं आगे एक्सपोर्ट में क्या क्या बेनिफिट है उस पर आऊँगा। एक्सपोर्ट करने के लिए 3-4 बेसिक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, पूरी जीवन में यही चीज़ कंसेप्ट आपको ध्यान में आएगा। आज की रेट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट टोटली फ्री है, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। अराउंड 96% आइटम ऐसी हैं जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लाइसेंस 91 के बाद ख़त्म हो गया। अब 4% चीज़ कौन सी आप जानेंगे, तो 4% में न्यूक्लियर बम है जो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सिक्योरिटी वाली चीज़ है, एनिमल है, जैसे मैं गिर के शेर जो लॉयन है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। अभी जो हमारा रिसेंटली हम मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रहे हैं, कोरोना पीरियड है, तो रिलेटिवली कोई मास्क है टिपिकल टाइप के, कोई सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर है, काफ़ी ऐसी छोटी PPE किट आजकल तो हमने फ्री कर ली है। तो ऐसी चीज़ें हम पीरियडिकली, कभी अभी हमने ऑनियन रिस्ट्रिक्ट किया है, जिसमें कंट्री की सिक्योरिटी, हेल्थ, कंट्री का जो खाना पीना में जहाँ का अफेक्ट आता है वो हम पीरियडिकली उसको रिस्ट्रिक्ट करने का ट्राई करते हैं। बाकी आप नॉर्मल कॉमन मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें जितनी जानते हैं, ऑलमोस्ट कोई इंपोर्ट के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, ना एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरत नहीं है। सेकंड बेसिक पॉइंट आप जानिए, बायर एंड सेलर रिलेशन इज़ योर डिसीजन। कितने रुपये में कौन सी जगह कैसा माल कैसे डिलीवरी करना है, आपके बायर के साथ क्या रिलेशन है, गवर्नमेंट का उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सजेशंस नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। आप बायर के साथ ओपन रिलेशन रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप कोई भी चीज़ में माल बेच सकते हैं, कभी बेच सकते हैं, कितना पैसे में बेचना है, कितना उसमें प्रॉफिटेबिलिटी रखना है, वो आपका है।
आपकी प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन होगी तो मैंने ऐसी प्रोडक्ट्स देखी है वहाँ 500, 600, 1000% लोग प्रॉफिट ले रहे हैं। आज मैं सबको पता है कोरोना वैक्सीन खोजूंगा तो मैं 10,000% प्रॉफिट भी लूँगा तो मुझे देने को लोग तैयार हो गए, आपको पता है। तो प्राइस, क्वांटिटी, डिलीवरी टाइम, पेमेंट कंडीशंस, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट का कभी जाके कोई फ्रॉड करता है, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ करता है तब आता है। प्योरली बिजनेस रिलेशन है। आपका पेमेंट फंस जाता है तो वो भी गवर्नमेंट का रूल लिमिटेड आता है, इसीलिए लिमिटेड आता है कि आपकी रिलेशन जो टिपिकल है वो आपने बिल्टअप की है और आपको मेंटेन करनी है आपके बाहर के साथ। फोर्थ जो है जिसमें हम पूरा इंडिया वर्ल्ड का ट्रेड बेस है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे फोर्थ पॉइंट जो आप देख रहे हैं, प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट करेंगे, टैक्सेस को नहीं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को आप सारे लोग जानते हैं, इंडिया का मिस वर्ल्ड, उस इंडिया पहले दिन से उसका मेंबर है। उसका बेस पॉइंट है कि हम एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को करेंगे, हम टैक्स को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। उसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल 100 रुपये की प्लास्टिक की कोई प्रोडक्ट आपने, प्लास्टिक की चेयर ले लीजिए बनाई है, उसमें 18% आपको जीएसटी भरना होता है। फॉर एग्जांपल तो 118 रुपये की होते हैं, 18% टैक्स भरना होता है, उसमें हो जाएगा। उसके बाद आप ये जानेंगे कि आप उसको थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी के बाद 125 रुपये में आप बेचेंगे उसको, तो ऑलमोस्ट आपको, मगर आप जब एक्सपोर्ट करना चाहेंगे 100 रुपये की प्रोडक्ट, 18 रुपीज़ आपका जीएसटी, 2-5 रुपये आपका प्रॉफिट, 125 रुपये में बेचना चाहेंगे। मगर आप देखेंगे कि वो प्रोडक्ट अगर मुझे एक्सपोर्ट करनी है, वो 125 रुपये वाली प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट करनी है तो आप 98 रुपीज़ में बेच के भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। बेस 100 रुपये की प्रोडक्ट 98 में बेच के भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं एक्सप्लेन करूँगा। 100 रुपये की प्रोडक्ट है तो उस पर 18% जीएसटी नहीं लगता है। 100 प्रोडक्ट, 100 रुपये आपका वो रह गया। उसके बाद डीजीएफटी डिफरेंट स्कीम, MEIS स्कीम है, वगैरह वगैरह स्कीम से आपको 1%, 2% कुछ बेनिफिट्स देती है, 2%, 3%, 5% और 7% का डिफरेंट ये उसमें स्लैब वगैरह है तो उसमें बेनिफिट्स दे सकती है। प्लस मेरे कस्टम के और बेनिफिट्स। मैम आपको इको बराबर सुनाई दे रहा है, नहीं तो मैं माइक्रोफोन पे ट्रांसफर कर सकता हूँ। Sir, थोड़ा सा difference है. And can you also use English language? Some people are from South and they are asking that can English also be Okay, used? English can be used also. The product should not be exported, not taxes, in the sense that WTO, the first rules and regulation of WTO is that our product should not contain any type of taxation. In the sense, if my product is 100 rupees, then I calculate 18 rupees GST on that, and then 5-6 rupees is my profit. Then the export my product price is around 125. If I consider for export, in the sense 100 rupees my product material, 100 rupees my product material, then I have not to pay any type of GST. My product remains 100 rupees. Then I go for second, different benefits of the government. The first benefit of the government is MEIS scheme, that is introduced by DGFT, and it is monitored and administered the scheme. So under this scheme, you can have benefit of around 2%. Then duty drawback scheme, that is another monitored by custom. Almost that benefit is around 2%. So for example, my product is 100 rupees as manufacturer rate. I can have different benefits ranging from 2% to 10%. So you can sell your product less than 100 rupees, okay, and then you can have a profit. So almost if you see the production market and the export market, then your whatever your manufacturing rate is always higher than your selling rate. That is, I have seen in range of my experience, I can say. So my new customer or a new producer or new exporter can understand is that if you are exporting something outside India, it means that you are not attracting any type of taxation. Next point I'm going, how to find items for export. The export item, how can you find the item for export? It is the biggest challenge for nowadays, in the sense for my big exporters. But your education, your job experience or family business matters to understand how I can start business. If you are your family business in textile industry, so you can have experience of 30 years of your father, your grandfather also, you can start your business in textile industry. If you are doctor, if you are doctor MBBS or MS ortho doctor, you can start your own hospital. You can invite foreigners to be operated in your hospital. That is called also export. It is called medical tourism.
Delhi is a medical tourism hub. Hyderabad is a medical tourism hub. Chennai is very big in manufacture this medical tourism hub that is similar to Ahmedabad also. You can invite foreigners to your hospital. You can treat them. You can take payment in dollars. It is also called export. Similarly, when you have some big knowledge in chemical industry or drug industry, you can you can be a good manufacturer of drug items also, because the basis of any drug is chemical also, and the profitability this type of drug is excellent. So as far as your background is concerned, education is concerned, job experience, if I had done job in engineering market for 10 years and more, so I can have a knowledge of engineering products. I can start own my export, own my business in engineering products also. So when you start, when you are finding your items for the export, you should understand what is your experience, what is your experience in the market, how can you understand import-export database, what is the supply demand, what is the price and profitability also. There are many products you can see in the market, but there is no profitability. For example, in textile product is concerned, your profitability is less than 10%. So you can have voluminous ideas regarding export. If you have good R&D type of products, then you Sir, can. sorry to interrupt. Your voice is echoing again. 1 minute, ma'am. Now you can, miss, I have one more time change my settings also. Okay. Uh, for whosoever my engineering background, electronic and communication EC engineers have very good opportunity right now. I have already said in electronics item. Can you understand me, ma'am? Can you hear me, ma'am? Yes, sir. Okay. HS code right now. HS code is very easy to find out because we are in under GST era. Last 3 years we have done almost every transaction in HS code. I'm not going much in HS code. How to find your HS code? Most people has their own HS code. HS code chapters just 0 to 1 animal, vegetable products and all. I'm just skipping this example of one HS code is 09024040. First 09 contains the chapter number, 02 subheading number, 4040 last four portion is your exact product number. So Indian HS code contains 8-digit code. Mostly people are working in first 4-digit code. So first thing is that if you go for analysis of import export data, you must have proper 4-digit code. Okay. Next I'm going, there are four type of different items, means four type of different items in the policy is that restricted item, prohibited item, SCOMET in the sense canalized item and free items. Earlier I said 96% item are free item. You can free item in the sense you can trade item without any license. For example, cotton shirt, you can trade without any license. For example, table fan, you can export or import without any license. But some items has licensing capacity. For example, that is called restricted item. For example, right now you want to export N95 mask, then you must have license from DGFT. If you want to import certain chemicals that is hazardous to our environment, then you must have license. But most of items are free item. How can you understand, how can you find? I just giving you a live things on my. Can you see Google page over here, ma'am? Can you see Google page? Yes, sir. Okay. Launch of new digital platform. Yes. If you want to become a good exporter, you should understand 3 4 big sites of government. It is just like a mall, a shopping mall. If you once go around this type of website, you can understand where my product and where my information lies. So first DGFT, I am introducing dgft.gov.in, that is Directorate General of Foreign Trade, works under Ministry of Commerce, and it is almost a apex body to facilitate your export. Go on this site. Earlier this site was maintained by another government agency. Right now it is maintained by TCS, mostly updated site. There are several menus around. Go for regulatory updates, go for foreign trade policy and process,
go for different ITC HS bed import export policy, then new page will come. If you see ITC HS for import policy, that is also export policy. If you go for edible vegetables, just click it, you can have entire things. See, almost all item are freely importable. See, this is all item. Some item has a restriction. So what is the restriction? You can see on my screen also. Miss, I'm just giving a outlook how do you find your items, whether it is free or restricted. That is the work you have to do in your office or in your workplace. Around that is covers around 1-2 hours. How to find your item is restricted or not. These are all information available on the dgft.gov.in. Then another example I'm sharing with you, that is another website, that is commerce.gov.in. That is Ministry of Commerce website. You can understand, you can have database of import and export from this website. This is government website and 100% free website. If you're going for trade statistics over here, this is the website. Go for menu in trade statistics. Go for second import and export database. See, all menu have come. I am going for chapter wise all countries. I know my HS code is 6109, that is cotton t-shirt. See, data comes 6109 t-shirt, and which are the countries. If you want to see which are the major countries, we have exported the highest number of t-shirt in 2019-20 is USA, second is UAE, third is Germany, fourth is UK. So I'm giving a glimpse how you can search your database on the website. This is 100% free database. Government provide free database. Somebody asked me about the particular name of buyer on particular things of buyer, that is illegal. I'm sharing the details from WTO website. How can you find buyers also? Another good website is indiatradeportal.in. That is developed by FIO and the Ministry of Commerce both. You can see this menu. This is one type of things that is just like a shopping mall. You have to go there, you have to surf this website, you have to go to menu, different menu, and you can have your information. See, if I want to export the things in USA, cotton t-shirt, just insert your HS code, export, cotton, yes. For example, I am exporting the things in Germany, cotton. See, range of menus are available. See, Germany charged me the duty of 12%. This importing country duty has to be understood by understood by us, because it contains all type of export benefits. You can see in the display on your screen also, just like duty drawback, MEIS, ROCTL, everything is there. Okay, MEIS not available on this HS code. You can understand this. The next biggest website I'm going for, how to find buyers. That is the most important thing. Everybody is asking me how to find buyers. What I'm sharing on this screen, it is WTO related website. The website name is trademap.org. This website is administered by WTO. You can insert your HS code over here. That is 6109 for t-shirts HS code. Just go for trade indicators. You can see the biggest importer of t-shirt in the world, but obviously USA, second is Germany, third is United Kingdom, fourth, everything is there. Okay, then go for companies. That is the list of your buyers who are the biggest importer or trader of t-shirt in the world. If you are just clicking this companies, WTO website will ask your name and signing things. Whosoever is from India, the database 100% free. You can sign in the website. You can have access of all type of data. Just click clothing and footwear. Now, yes. See, these are the company name. Company name D-Strang. This is the website of the company. You can have a buyer list of the company.
This is something the company name and all. This is the only one information, means one way how to find buyer. There are thousand different ways, most innovative way you can use for. I have very good experience in marketing and sales it when I work in private sector also. This is the most important thing, how can you attract your buyer, how can you find your buyer from Russia or from Egypt or from Canada through your relation, means family relation is concerned. Means most of people from Telangana and Andhra went to USA, established there. That is another good market. Most people are going to buy some things from China. They can develop their export market there. So there are list. There, whatever I am saying to you, exhibitions are there, websites are there. You can physically go there and find out your own market is there. Iran is the biggest buyer of our rice. Egypt is one of the biggest buyer of our rice also. Agro product, whenever the agro products is concerned, China, Japan, Vietnam are biggest buyer of our fish. Fish, Andhra is the biggest manufacturer of fish. Maharashtra is the biggest manufacturer. Gujarat is leading manufacturer. There are a range of products, range of items as far as the electronic parts is concerned. One example I want to share with you from Gujarat is that Gujarat right now is the leading manufacturer of tiles and sanitary items. Once upon a time, China is competing with Morbi. Right now, Morbi is ahead than China. We are exporting around 100 countries our tiles and sanitary products. Similarly, right now we are exporting our automobile products to world over. Hyundai is the biggest exporter. Maruti is also biggest exporter. Ford is biggest exporter. A very big company. Once upon a time, we are importing automobiles over here. Right now, we are one of the biggest exporter of automobiles throughout world. Next portion, because I have a time of 5 minutes more. Find your item, everything is concerned. Then your export is very much easy. Then only 6 steps. Now I have give you how you explore items for your export, how you search your buyers over there through visit, through exhibition, event participation. You can find your buyers. And the last portion, export is the easiest product in the business, in your business cycle. Take order, find your CHA, that is called custom house agent, find mode of export, sea and air, whatever the mode if you are comfortable. File shipping bill, fill shipping bill in the sense shipping bill, the custom prescribed document. Take payment, advance payment is the safest thing. Request for bank realization certificate. When your payment comes in your bank, then you have to go for bank realization certificate and export the things. It is a very simple process. Right now, export is as easy as 1, 2, 3 steps. Within 6 steps, you can export your item anywhere in the world without any license. Then we will incentivize your export. We will give you MEIS. We will give you ROSCTL. We will give you duty drawback, some type of scheme. The last portion, within 2 minutes, I'm give you a brief about relaxation granted by DGFT in the Corona period. Whosoever knows something about the foreign trade policy and DGFT, the most things I describe on the screen itself, all certificates like RCMC, like EPCG, my license, advance authorization is my license. Another thing is my export house certificates. Every license, every certificate, everything we extend for 6 months. We extend for 6 months. MES 6 months. EPCG, when your export obligation completes within this 6 months from 1st February to June, July, you can have a validity more 6 months more from the starting from 1st February to September. Second thing is that you know the major schemes of this DGFT, the EPCG, the first, second is advance authorization, third is DFI. Every validity we have increased, just like SEIS, Service Export Incentive Scheme, validity increase, status holder validity increase, date of norms validity increase, everything we have increased. Another thing is that we are going for, in the sense we are extending our foreign trade policy scheme for 1 year more, because right now you have already known there are so much restriction from WTO to close down our MEIS scheme, SEIS scheme, different type of duty drawback or rate is very much high. Even though government
doesn't succumb any pressure from any international organization. We extend our foreign trade policy in total to 1 year. In the sense, our foreign trade policy was ended up in 31st of 2020. As it is, we extend its boundary to 31st of March 2021. Okay, almost everything we have increased for 6 months and more. So you should not worry about the things. We have increased our access through online mode. Every application we are entertaining through online mode. Every email, every CEO certificate of origin. Those who are dealing with SAPTA, AFTA, then other my trading partners, you can have your certificate online mode that we have increased. My presentation is over right now. I have knowledge about, I can explain you more than 6 or 7 years, but my limit is over. I'm